ओके सर वो एक्सपेरिमेंट में ना लैब में टाइप को लैब में 4 क्वेश्चन दिए थे। एक तो भी वो सॉल्ट क्यों यूज़ करा, भी जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का वो इंक्रीज हो जाए, वो -2 और एक मैम ने मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था उसको, भी जो पहला पार्ट है वो ऊपर ऐसे और नीचे वाला ऊपर ऐसे, हमने जैसे एक एक करके मैं आपको अच्छा एक बार बच्चे देखना होप्स एक्सपेरिमेंट। लास्ट वही था टॉपिक अपना। ओके बेटा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आप एक बार। अच्छा एक मिनट है ना, पेज नंबर 142 पे लेफ्ट हैंड साइड सेकंड पैराग्राफ, होप्स एक्सपेरिमेंट का सेकंड पैराग्राफ। इसमें लिखा है द सेंट्रल पार्ट ऑफ सिलेंडर इज सराउंडेड बाय सिलिंड्रिकल ट्रफ कंटेनिंग फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। आइस के अंदर सॉल्ट क्यों डालते हैं? ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए? लो। पानी में सॉल्ट डालते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर का टेम्परेचर सॉल्ट डालने से ऊपर जाता है, नीचे का टेम्परेचर नीचे आता है। मतलब एक कॉमन ट्रिक, ऊपर का टेम्परेचर क्या जाता है? ऊपर, नीचे का टेम्परेचर क्या आता है? नीचे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्रणव जी आप डेफिनेशंस बुक वाली याद करनी स्टार्ट कर दो। कौन पढ़ाते हैं? संदीप सर। फिर भी सही लिखो उसको, सही नहीं लिख रहे बेटा। ओके ठीक है, तो भाई उस पे मार्क करके लिख लो, आइस एंड सॉल्ट लिखा है वहां लिख लो एक बार। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसके बाद तीनों ऑब्जर्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ऑब्जर्वेशंस एंड दोनों ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, ये ना ऐसा इक्वेशन डाला है मैम ने पेपर में बहुत बार कि ये सेम डायग्राम डाल दिया और इस सेम डायग्राम से ऑब्जर्वेशन और वो पूछ लिया आपसे। एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ते हैं इसको। इनिशियली वाटर इन द सिलेंडर इज एट अ रूम टेम्परेचर से 12 डिग्री, हमने कितने डिग्री पे लिया था? 10 डिग्री पे। As the freezing mixture cools water in the central portion of the cylinder, water contracts, its density increases। यही किया है, सेंटर वाला पानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा नॉर्मली और डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। एंड व्हाट विल हैपन दर्शन? द सेंटर वाटर इट विल सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन। कब तक होगा ये सब? 4 डिग्री तक। कब तक होगा? 4 डिग्री तक। नीचे वाले का टेम्परेचर जल्दी कम होता रहेगा, ऊपर वाला एक बार रहेगा कांस्टेंट और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, thus by convection, convection by movement of water itself. Water of the lower part cools, so the reading of the lower thermometer falls rapidly. The reading of upper thermometer does not change because temperature and therefore density of water, it remains what? Density of water remains what? In the upper part does not change. This continues till temperature of entire water below the central portion reaches 4 degree. This is shown in AB graphs. This is shown in AB graphs. Okay. अब है ना, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो बच्चे। देखो कल तुम्हें उसको चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमने वो चीज की थी है ना, 10, 9, 8, 7 ये सब किया था हमने, है ना। ध्यान से सुनना बच्चे, अब ध्यान से सुनना दोबारा उस पार्ट को, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा। अब देखो तुम बताओ भाई, ये वाला पानी जो है, ये सेंटर में जो पानी है ये भारी होके नीचे आ गया 9 डिग्री पे। ऊपर वाला पानी अभी भी कितने पे पड़ा है? 10 डिग्री। कितने पे पड़ा है बच्चे? 10 डिग्री। कल वाला कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक है, 10 पे। अब जब 9 डिग्री वाला पानी नीचे आ गया तो नीचे वाला सारा पानी कहां चला गया? ऊपर। मान लो वो 10 से थोड़ा सा कम होगा, 9.9 हो जाएगा, 9.8। जब ये 8 होगा तो नीचे वाला 8। इसमें अपन जो कर रहे थे ना भाई, 9, 8, 6, 7, 5 और ऐसे नहीं, इसमें जो डिक्रीज है वो थोड़ा होगा, जैसे 9.9 हो गया, यहां 7 हो गया तो 9.5 हो गया, यहाँ 6 हो गया तो 9.4 हो गया। नीचे वाला ऊपर वाला होगा, नीचे वाला यहाँ 5 हो गया तो ये क्या हो गया? 9.3 हो गया। यहाँ 4 हो गया तो हो सकता है यहाँ क्या हो गया? 9। क्यों? क्योंकि 10 से लेके 4 डिग्री तक जो पानी है बच्चे,
है ना, वो पानी भारी होता रहेगा और वो नीचे आता रहेगा, ऊपर वाले में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ठंडा पानी ऊपर नहीं जाएगा, ठंडा पानी किधर आएगा बच्चे, नीचे आएगा। तो अगर दोनों ग्राफ को मैं इकट्ठे प्लॉट करूंगा, दोनों ग्राफ को इकट्ठे प्लॉट करूं, तो जितने टाइम में नीचे वाले ग्राफ का टेम्परेचर कितना आ गया बच्चे, 4 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाले थर्मोमीटर का टेम्परेचर कितना आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस, उतने में जो ऊपर वाला थर्मोमीटर है, अगर ये 10 है और ये 9 है, तो उतने ही टाइम में ऊपर वाले थर्मामीटर में चेंजेस क्या आएंगे, बहुत ही कम। चेंजेस क्या आएंगे, बहुत ही कम। हम इवन ये बोलेंगे कि जब तक नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता, तब तक ऊपर का टेम्परेचर क्या रहेगा, अनचेंज्ड। क्या रहेगा, अनचेंज्ड। समझ आ गई बच्चे? बहुत स्लो देखो कल वो चीज मैं बोल देता ना तो कल थोड़ा सा वो जाता कि सर सारे का चेंज होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली समझो इस चीज की, प्रैक्टिकलिटी को समझो। जब ये ठंडा हो रहा है तो ठंडा पानी तो नीचे आया जा रहा है ना, तो ऊपर वाले को कौन ठंडा करेगा, कोई नहीं करेगा। यहाँ से पानी ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ तक आएगा, वापस चलेगा। सर वो टायर पंचर हो गया था साइकिल, रोज ही हो जाता है, अभी थोड़ा आगे हो गया था। दोनों एक ही साइकिल पे आए, नहीं अलग फिर एक आ जाता। बैठो, इधर से जाओ, इधर से, इधर से, इधर से, इधर। समझ आया कि नहीं आया तुम्हें? जब तक नीचे वाले थर्मोमीटर का टेम्परेचर 4 डिग्री नहीं आएगा, तब तक ऊपर वाले का टेम्परेचर क्या रहेगा, अनचेंज। अब समझ लो इस चीज को, इज इट क्लियर? अब बात करते हैं, यहां इसका टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, लेकिन 4 डिग्री के बाद, ठंडा होने के बाद पानी क्या हो जाएगा, लेस डेंस या मोर डेंस, लेस डेंस। अब सिर्फ ऊपर वाला ठंडा होगा, तो ऊपर वाले का टेम्परेचर क्या करेगा, 1% ड्रॉप। कितनी डिग्री तक बच्चे, समझ आ पानी गई? ज्यादा डेंस हो जाएगा 4 पे तो। 4 पे मैक्सिमम है, तो भारी पानी नीचे रहेगा। 4 से ज्यादा टेम्परेचर वाला भी ऊपर रहेगा, 4 से कम टेम्परेचर वाला भी ऊपर रहेगा। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? हाँ, मतलब कंबाइन ग्राफ वैसे बता रहा हूँ, तो जब तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा ना, तब तक नीचे वाले का टेम्परेचर कितना पहुंच चुका होगा, 4। भाई वो कल था, वैसे ही समझाने के लिए था कि जैसे 10, 9, फिर आपने ने कहा था 9, 8, फिर आपने क्या था 8, 7, ऐसे नहीं। बहुत स्लो हो जाएगा से प्रोसेस हो तो होता ही है, उसमें क्या दिक्कत? तो जब वो 4 पहुंचेगा तो 9 आप कह रहे हो अनचेंज होगा, जब तक भाई, 4 पहुंचेगा। थ्योरेटिकली तो आप इसको 10 ही लेके चलोगे कि जब तक 4 पहुंचा तो ऊपर वाले में तो चेंज ही नहीं हो। अरे यार एक सिंपल बात है, इधर 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 जल्दी आ। चलो, ये अपने पास मान लो होप्स एक्सपेरिमेंट का कंटेनर, यहां हमने क्या लगा दी, आइस। यहां हमने क्या लगा दी, आइस। यहां हमने क्या लगा दी, आइस। अब यहां वाला पानी क्या होगा, ठंडा होकर किधर जाएगा, पैरों में। ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। क्लियर है बच्चे? इतनी चीजें क्लियर है? ये टेम्परेचर क्या है, 10, नीचे का टेम्परेचर हो गया 9, भारी हो गया। इज इट क्लियर? और ठंडा हो गया, यहां वाला टेम्परेचर क्या हो गया, नीचे 8। ऊपर तो कुछ आया ही नहीं, कुछ आया ऊपर नहीं ना। ऊपर वाला चेंज कैसे हुआ, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। नीचे क्या गया, पहले 9, क्या गया 8, क्या गया 7, क्या गया 6, 5, 4, ऊपर अभी भी कितना पड़ा है, 10। थ्योरेटिकली कितना पड़ा है, 10। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है उसमें, लेकिन थ्योरेटिकली कितना पड़ा है, 10। इसका मतलब नीचे का टेम्परेचर 4 है, ऊपर का टेम्परेचर अभी भी क्या है, 10। नीचे का टेम्परेचर आ गया 4, ऊपर का टेम्परेचर अभी भी क्या है, 10। चाहे इसको नो चेंज दिखा दो, बिल्कुल सीधी दिखा दो, गलत नहीं। समझ आ गई? अब क्या हुआ, नीचे 4, ऊपर 10, आइस अभी भी लगी हुई है। अब टेम्परेचर जो यहां वाला पानी, उसका टेम्परेचर 4 से कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। तो कहां जाएगा वो, ऊपर। 2 ऊपर, 1 ऊपर, 0 ऊपर। नीचे अभी भी कितना है टेम्परेचर, कितना है टेम्परेचर अभी भी। समझ आ गया बच्चे? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो कल वाला एक कंसेप्ट भुलाना है अब अपन, ठीक है, वो वाला 10, 9, 8, 7 वो वाला। समझ आ गई? 10 to 4 तक डेंसिटी मतलब इंक्रीज करेगी, नीचे जाएगी। 4 पर मैक्सिमम, हाँ। 4 के बाद फिर डिक्रीज होने लगता है। तो
4 से ज्यादा वाला पानी भी ऊपर, 4 से कम वाला पानी भी ऊपर, 4 वाला पानी नीचे। हाँ जी, सबसे पहले नीचे वाला डिक्रीज करेगा क्या वो टेम्परेचर, टेम्परेचर नीचे के थर्मामीटर का डिक्रीज करेगा, ऊपर वाला रहेगा कांस्टेंट। जब नीचे का कांस्टेंट हो गया तो ऊपर वाला क्या करने लगेगा, डिक्रीज। जितना जल्दी नीचे का डिक्रीज किया था, ऊपर वाला उससे कहीं जल्दी क्या करेगा, डिक्रीज। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? कर लोगे लोग एक्सपेरिमेंट आप? सर बॉडी तो सर मतलब एक ही बॉडी है ना वाटर, हाँ। बीच में कोई वो नहीं डिवाइड वगैरह। सर फिर मतलब 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस एक ही बॉडी में। हाँ, आ सकता है। सर थोड़ा है ना वाटर अपने पास, थोड़ा वाटर है अपने पास, मतलब वो 8 7, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का फर्क तो पड़ेगा पानी का जब कन्वेक्शन करंट हो रहा है। जो मिक्सचर अब सुनो, यहाँ वाला पानी जब नीचे जा रहा है ना, तो वो जो नीचे वाला पानी वो ऊपर आएगा, थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। जैसे 9.9 8.5 का आ सकता है। इवन आप ग्राफ देखो ना, देखो इवन आप ग्राफ देखो तो बी तक आते आते ग्राफ थोड़ा सा देखो नीचे की तरफ हुआ है। जो आपके पहले थर्मोमीटर का ग्राफ है वो क्या हुआ है, हल्का सा क्या हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है। लेकिन हम थ्योरेटिकली इसे बोल देते हैं कि अनचेंज है, प्रैक्टिकली तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। जैसे ये करके दिखाया ना मैंने भी, जैसे 9.38 हो गया तो 2-4 डिग्री का डिफरेंस तो चलो फिर भी ये ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, ये रीडिंग्स अपने को जल्दी नोट करनी पड़ेंगी क्योंकि सारे का टेम्परेचर जल्दी चेंज होने लग जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना, उससे पहले नोट करना। जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है। किसका? मिक्सचर तो बीच 0 वाले का। एक बार ऑब्जर्वेशन पढ़ लो फिर या तो। इनिशियली बोथ द थर्मामीटर्स T1 एंड T2 शो सेम टेम्परेचर। अब देखना इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय लोअर थर्मामीटर T2 starts decreasing and finally it becomes steady at 4 degree while the temperature recorded in upper thermometer T1 remains almost unchanged, remains almost unchanged, almost। दर्शक ठीक है, almost, लेकिन हम लिख देते हैं इसको थियोरेटिकली अनचेंज, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, 8-9 डिग्री तक आ सकता है। While temperature recorded by lower thermometer remains at 4 degree constant, upper thermometer shows continuous fall till 0 degree Celsius। ठीक है, समझ आ गया ये तो? अच्छा, कोई पूछे सबसे पहले फॉल कौन दिखाएगा? लोअर थर्मोमीटर। कांस्टेंट कितने पे होगा? लोअर 4 डिग्री पे। कौन अनचेंज होगा स्टार्टिंग में? अपर थर्मोमीटर। फाइनली कौन अनचेंज होगा? लोअर थर्मोमीटर। आइस में सॉल्ट क्यों डाला? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा एम क्या है इसका? टू डेमोन्स्ट्रेट एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इससे हमें क्या पता चलता है? वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। So the 4 degree Celsius water, it always settles down. It always settles down. ठीक है? Okay. Consequences है, सबसे पहले anomalous expansion of water helps in preserving aquatic life. बाहर का टेम्परेचर कितना हो गया? 0 है ना, तो नीचे वाला टेम्परेचर जो सबसे नीचे रहेगा टेम्परेचर वो क्या रहेगा? 4 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? When the temperature starts dropping in an area, है ना, when the temperature drops to 4 degree Celsius, the whole water's temperature will be 4 degrees Celsius. But after that, only the top layers, they will decrease their temperature to 3, 2, 1, 0 till ice is formed. The lower part of the water body still remains at 4 degrees Celsius, जिसकी वजह से aquatic life preserve हो जाएगी। aquatic life क्या हो जाएगी? preserve हो जाएगी। हाँ जी। सर वो प्राइस की लिए जम जाएगी तो फिश ब्रीज कैसे करेगी? इक्वेटिक प्लांट्स भी तो है, इक्वेटिक प्लांट्स भी तो है ना, बाकी ऐसे नहीं है कहीं से तो मिक्सिंग हो। अच्छा सुनो, इधर देखो बच्चे, 3 फिश थी, ठीक है, कनिका फिश, गुरीना फिश और ओनिका फिश। ठीक है, तीनों पानी के नीचे है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सबसे ऊपर है एंजल। ठीक, अच्छा आप मुझे ये बताओ, जब बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री होगा तो सबका टेम्परेचर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंजल, ये कौन थी? कनिका, गुरीना एंड ओनिका। ठीक है, ओनिका
तक टेम्परेचर पहुंचेगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताओ जब बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप करके 3 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो सबसे पहले ये वाला क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो हल्का सा ये जो इक्वेटर फिश है ये कहाँ मूव करने लग जाएगी, नीचे। कहाँ मूव करने लग जाएगी, नीचे। चलो, ऊपर का 3 डिग्री, ये तो वाटर बॉडी बहुत लंबी है बच्चे, इसमें तो टेम्परेचर का डिफरेंस आराम से हो सकता है। ऊपर का टेम्परेचर 2 डिग्री, ऊपर का टेम्परेचर 1 डिग्री। अगर एंजल जिद करके बैठ जाती ना भी मैं तो ऊपर रहती, मैं तो ऊपर ही रहूंगी, तो क्या होगा बच्चे, ये यहीं फ्रीज हो जाएगा। चलो फाइनली यहाँ क्या बन गया, फाइनली क्या बन गई, आइस। और आइस क्या होता है बच्चे, इंसुलेटर। आइस क्या होता है, इंसुलेटर। अगर बाहर का टेम्परेचर और ड्रॉप कर जाए, मान लो -20 -30 हो जाए, तो भी नीचे वाला पार्ट जो है वो पानी का किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड में, जिसमें हाँ यहाँ टेम्परेचर तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 हो सकता है, लेकिन गुरीना और ओनेका अभी भी बच्चे दोनों कितने डिग्री पे रहेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। इक्वेटिक प्लांट्स नीचे होते हैं, पानी में नीचे का टेम्परेचर देखो कितना मर्जी ड्रॉप कर जाए, नीचे का अभी भी टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, 4, बिकॉज वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ बनना भी यूज है, और बर्फ बनने के बाद बर्फ कैसे एक्ट करती है, एज अ इंसुलेशन, एज अ इंसुलेशन। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में रजाई या कंबल क्यों ओढ़ते हो, टेम्परेचर फोल्ड कर देता है। वो क्या करता है, मतलब मेरे नाखून भी तोड़ देना थोड़ी देर बाद, बढ़ गए मेरी बढ़ गई, तेरे बढ़ गए। ठीक। पैरों में बढ़ गए। वीरवार आ जाएगा। हाँ जी बोलो, क्या क्वेश्चन था, कंबल क्यों ओढ़ते हो? हाँ जी अर्नब जी, सर्दियों में कंबल रजाई क्यों ओढ़ते हैं बच्चे, हीट देते हैं, वो हीट तो हीटर देता है। कंबल ऐसे पड़ा हो, मैं पास ऐसे हाथ से इतना कुछ नहीं होगा, तुम ऐसी बातें करोगे, ये ओनिका घर जाके कंबल रखेगी और ऐसे बैठ जाएगी, उसके बाद हीट देता है कंबल। सर उसमें ऐसा कोई मटेरियल होता है जो बॉडी को वार्म करता है, रुई होती है, रुई आइसोलेट। चुप। कोई इंसुलेटर है जो हीट जो ठंड ऐसे जो ठंड के दिनों में अंदर जाने देता है, जो ठंड करती है। तो गर्म हो जाते हैं हम, हीटर, वो जब कंबल ओढ़ते हो तो हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, क्यों, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। ये बच्चा कंबल ओढ़ के उसके ऐसे करता है पूरी रात। हाँ जी, दिमाग तो लगा रहे हैं, बाकी तो सब चुप हो। हाँ जी, जब हम ओपन कुकर थे तब हमारी बॉडी से बाहर हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन जब हम कंबल ओढ़ लेते हैं। कंबल ओढ़ लेते हैं तब वो हीट कंबल में रह जाती है, इसलिए गर्मी लगती है। अच्छा, बहुत टेक्निकल हो गया ये तो। प्रणव कह रहा है कि जब हम वैसे ही ठंड में घूम रहे हैं तो हमारी बॉडी से हीट बाहर जा रही है ना, लेकिन जब हम कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं तो उस टाइम वो हीट हमारी मतलब बॉडी से बाहर जाती तो है, लेकिन वो उस कंबल के अंदर रह जाती है। इसीलिए सर्दियों में बाय चांस एक तरफ से रजाई उड़ जाए तो ऐसे निकलता है जान निकल रही है वहां से ना, एकदम से ठंड आती है। वेरी गुड, क्लैप करो पेपर के लिए। देखो हमारी बॉडी लगातार हीट ट्रांसफर करती है बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी है, हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है। जब हमने कंबल ओढ़ लिया तो कंबल के अंदर जो कॉटन है, जो वुल है, वो भी आपकी बात ठीक थी, जो मटेरियल है बच्चे, उस मटेरियल के अंदर एयर स्पेसेस है। क्या है उस मटेरियल के अंदर? एयर स्पेसेस है। एयर इज अ इंसुलेटर, एयर इज अ इंसुलेटर। देखो अगर यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट रख दो आप, है ना, क्या उसकी गर्मी तुम्हारे तक पहुंचेगी? पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एयर क्या है? इंसुलेटर। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप आग के हाथ लगा के देखो और आग से दूर उसका सेक देखो, कितना डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हवा क्या है? इंसुलेटर है, वो हीट ट्रांसफर क्या करती है? बहुत कम। तो जब हम कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं बच्चे और उसे प्रॉपरली चारों तरफ से बंद कर लेते हैं तो हमारी बॉडी हीट बाहर नहीं जाती। कंबल या रजाई आपको हीट प्रोवाइड नहीं करते, दे डू नॉट अलाउ योर बॉडी हीट टू एस्केप टू द सराउंडिंग्स, दे ट्रैप दैट हीट इन अ स्मॉलर एरिया। इसीलिए हमें क्या लगती है बच्चे? गर्मी लगती है।
प्लस अगर हमने मुंह के ऊपर ले रखा है वो, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसके साथ क्या है, हीट है ना, इसीलिए गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है ना। तो जैसे ही रजाई से बाहर निकलते हैं हमें टेम्परेचर का डिफरेंस पता चलता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, the anomalous expansion of water is responsible for bursting of water pipes and destruction of crop during a very cold night. सुनो बच्चे, अब मान जो लो हमारी बॉडी से हीट निकलती है वो तो सर कंबल से बाहर ही निकल जाती है नहीं जाती, सर, उसमें से मोड़े होते तो हैं नहीं हमारे कंबल में तो नहीं होते मोड़े। वो छोटे छोटे मतलब एयर गैप्स है जो, हाँ। वो एयर गैप्स ट्रैप करते हैं हीट को। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, एक तो खुली एयर है, मूव कर रही है इधर से उधर, अब उन गैप्स के अंदर तो क्या है, ट्रैप है, तो वही है एयर, फिक्स है भाई, वही थोड़ी थोड़ी बेचारी मूव करे जा रही है ना, ठीक है, इसलिए वो आपको सर कई फैब्रिक होते हैं जो गर्म ही होते हैं ऑलरेडी। वो तो बच्चे हैं, जैसे वूल हो गया आपके पास, पश्मीना जैसे बोलते हैं, कुछ फैब्रिक का भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉटन को ओढ़ के बैठ जाओ तो ठंड लगेगी आपको। गर्मियों में जैसे हम ये टी शर्ट्स वाला जो कपड़ा है बच्चे, ये ज़्यादा ट्रैप नहीं करता है ना। सर्दियों में जो आप पहनते हैं, जैसे ये सर्दियों के लिए मेनली, तो ये क्या करता है, हीट को क्या करता है, ट्रैप करता है। नहीं करता तो सर्दियों के लिए है ही ठीक है, जैसे अगर वो ऑलरेडी गर्म है, आप पैंट सर्दियों के लिए है तो सर। फिर वो गर्म से ठंडी पैंट सर्दियों के लिए। ट्रांसफर गर्म से ठंडी की तरफ नहीं आता वो कभी भी। उधर हीट कम है, इधर हीट ज्यादा है, उधर हीट ज्यादा है, इधर कम है। वो तो बच्चे सुनो, कोई देखो वो तो अलग चीज है ना, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पहले मतलब जैसे कंबल में कोई पहले बैठा होता है ना, और अगर हम वो कंबल यूज करेंगे तो वो हीट अप है, वो अलग चीज है। कोई ऐसा फैब्रिक नहीं है जो पहले से गर्म होता है और आप उसमें जाते हो तो वो फैब्रिक तुम्हें हीट देता सर है। मोटी और पतले में क्यों ठंड लगती है, पतले में सर्दी में क्यों ठंड लगती है, तो बच्चे उसमें कौन एयर सी गैप्स मोटी- कम है, मोटे में जितनी फ्लफी रजाई होगी उसमें एयर गैप्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा एयर ट्रैप होगी, इसलिए ज्यादा लेयर बड़ी हो जाती है। ओके सुनो बच्चे सुनो, बस चुप सुनो। कोल्ड कंट्रीज में जहाँ टेम्परेचर बच्चे, जैसे आप कनाडा का एग्जांपल ले लो, कॉमनली जैसे पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, जो एक्सट्रीम ठंड पड़ती है तो -40 -50 तक टेम्परेचर चला जाता है। हमारे घरों के पाइप्स भी है, इनमें भी पानी आता है, उनके भी पानी आता होगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। मान लो पानी के अंदर सॉल्ट भी है, -10 भी हो जाएगा मैक्सिमम, टैप वाटर है, डिजॉल्व सॉल्ट्स है, -10 भी हो जाए, बाहर का टेम्परेचर है -40, पानी -10 पे फ्रीज हो रहा है, तो वाटर पाइप्स में जो पानी है वो क्या करता है बच्चे, फ्रीज हो जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, पीने के पानी की। इसकी दिक्कत आती है पीने के पानी। हमें देखने को लगता है भाई हर जगह बर्फ़ पड़ी है, कहीं से बर्फ़ लो, पिघलाओ और पानी पी लो, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं बता, क्योंकि आपको चाहिए हीट, और आप बर्फ पिघलाने के लिए अगर हीट यूज कर रहे हो तो आप कितनी एनर्जी क्या कर रहे हो, वेस्ट भी कर रहे हो। तो बच्चे जो ये पाइप्स हैं, मान लो ये पाइप्स क्या है, पूरी पानी से भरी हुई, पूरी फुल पानी से भरी हुई है ना। जैसे वॉल लगा होता है ना पाइप पानी छोड़ने के लिए, जैसे गार्डन की पाइप पे एग्जांपल ले लो, टैप नहीं, आपने वॉल को पूरा छोड़ दिया टैंक से, तो पानी पाइप के अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। अगर सर्दियों में इसका टेम्परेचर 4 से 0 डिग्री जाएगा तो पानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश, एनॉमलस एक्सपेंशन, पानी क्या करेगा, एक्सपैंड, एंड वाटर पाइप्स विल burst. So what you will write, water pipes will burst due to anomalous expansion of water because water expands from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. तो इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, बचाना भी तो है, ऐसे तो सारी वाटर पाइप पड़ जाएंगे, स्पेसेस रखिए, स्पेसेस रखे। पता है क्या करते हैं, जैसे सर्दियां ज्यादा आने लगी ना, तो जो टैंक से वॉल्व वो पूरा नहीं खोलेंगे, उसे क्या कर देंगे, हाफ ओपन कर देंगे, तो आधा पानी होगा उसमें और आधी क्या होगी, एयर। तो जब वाटर क्या करेगा, एक्सपैंड, तो जो हवा की जगह है वाटर वो जगह ले लेगा। इवन बच्चे ट्रैक्स के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, तो आपके रेलवे लाइंस कभी ज्वाइंट नहीं होती, रेलवे ट्रैक्स के बीच में ये गैप होता है थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा है, ऊपर से इससे ट्रेन जा रही है, फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो हीट की वजह से बच्चे कौन सी एक्सपेंशन आएगी, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये जगह दी जाती है ताकि अगर ये एक्सपैंड भी हो तो इस जगह में आ जाए। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे चिपका के लगा दी जाती, एक्सपैंड करती, तो ये क्या हो जाती है, शेप ऐसे हो जाती है ना, इनकी शेप थोड़ी सी कोन हो जाती जो साइड पे है, यानी जो रेल जिन पे ट्रेन चलती है
उसमें दो रेलिंग, हाँ, दो रेलिंग है ना, जो रेलिंग के बीच में हमेशा देखना दो पटरियां, जब जैसे एक पटरी की एक लाइन आ गई है ना, उसके बाद दूसरा पीस ज्वाइन कर दिया, तो दो पीस के बीच में थोड़ा सा गैप दिया होता है हमेशा। नहीं नहीं, सिंपल गैप खाली, ताकि एक्सपैंड करे तो स्लिप नहीं हो सकती स्पेस नहीं, में, नहीं, थोड़ा सा होता है। स्पेस में expand। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया? हाँ जी, कोल्ड कंट्रीज वाला समझ आ गया, पाइप्स का समझ आ गया। अच्छे, क्रॉप खराब क्यों हो जाती है बच्चे? क्या चीज? क्रॉप, Capillaries burst हो जाती है। क्रॉप की, क्रॉप में पानी होता है, Yes, sir. प्लांट में पानी होता है, Yes, sir. सेल सैप है ना, जाइलम के अंदर, तो जाइलम वेसल्स में जो पानी है वो भी तो जम जाएगा, वो जमेगा तो क्या हो जाएगा, जाइलम वेसल्स बर्स्ट कर जाएगी। फ्लोएम और जाइलम में से किसको नुकसान पहुंचा तो प्लांट मरेगा? जाइलम। जाइलम, क्योंकि जाइलम सप्लाई करेगा, फ्लोएम से तो क्या है, दो चार हिस्सों को खाना नहीं मिलेगा, ना मिले तो बाद में मिल जाएगा। चलो, अगर जाइलम वेसल बर्स्ट कर जाए तो प्लांट डाई करता है। बच्चे, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होने लग जाए, ऐसे लगे कि कोहरा पड़ेगा, रात को टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना। क्या चीज? हाँ, ये जो अभी बता रहा हूँ, बता दिया आपने। और तुम दोनों को अगर चाहते हो इकट्ठे रहना है फिर ठीक है, नहीं तो तेरे घर पे और तेरे घर पे, दोनों घर पे कह दूँ, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और बाकी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। बातें बनानी मुझे बहुत आती है, शांति से सुन लो जब इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सर यहाँ पे बोलो, देखो। सुनो ध्यान से, केयरफुली सुनो। जब कभी टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है तुम्हारे घर में भी बच्चे, तुम और नहीं तो गार्डन के अंदर, पॉट्स के अंदर तुमने प्लांट लगा रखे होंगे, तुम्हें पता है प्रिडिक्शन है कि आज ठंड पड़ेगी ज्यादा, उनमें शाम को क्या डाल दो, पानी डाल दो। क्या डाल दो उनमें? वाटर डालो, क्योंकि जो उनमें आप वाटर डालोगे, वाटर हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्लस वाटर हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो आप पानी दे रहे हो ना, किसान भी क्या करता है, उसके पास बहुत सारी फसल है, तो उसमें जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो पानी लगा देता है उसमें, ताकि जो पानी है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे फॉल नहीं करने देगा। और अगर पानी लगाने के बाद भी फसल खराब हो रही है तो इसका मतलब उसका कोई इलाज नहीं, कोई ऐसी दवाई, मेडिसिन, कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो उसको ठंड से बचा सके। ठंड से बचाने का एक ही रास्ता है, उसको हीट देनी है। वो हीट का सोर्स कौन होगा? वाटर। क्योंकि जो वाटर आप उसको दोगे वो एटलीस्ट 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री किसी टेम्परेचर पे तो वो होगा। हाँ जी बच्चे। नहीं, वो तो है, टैप वाटर है, रिवर वाटर है, इम्प्योरिटीज तो उसमें होंगी, बट वैसे एक जनरली बात कर रहे हैं। ऐसे तो सेल सैप भी कौन सा 0 पे जम जाएगा, जो जाइलम में पानी है उसके साथ मिनरल्स भी तो है, वो भी तो 0 पे नहीं, वो तो -5 कोई पे जाके कहीं जमेगा। बट जनरल एक सेंस में कह रहे हैं, पानी ज्यादा दे दिया तो वो ज्यादा क्या सप्लाई करेगा, क्या ज्यादा सप्लाई करेगा बच्चे? हीट सप्लाई करेगा। ठीक है, ओके। दोनों का रीजन क्या है? एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, बस हो गया। अच्छा, मैम ने स्टार्ट करा दिया ये एनर्जी फ्लो, सारा करवा दिया, डीएक्सएस भी बस करवा दिया। एनर्जी फ्लो पूरा आएगा। शिमला में तो आज होप्स एक्सपेरिमेंट कराया, हमें बी पार्ट पूरा कराया। थोड़ा है ना होप्स का वो ध्यान रखना, क्योंकि टीचर्स स्टार्ट वहां से करता है जो कल अपन ने किया था, और बाद में ये चीज समझाता है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर का टेम्परेचर कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सुनो बच्चे ध्यान से, अब हम कर रहे हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है, ये सारे क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर डायरेक्ट, ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है, समझ आ गई? सर मैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग की बुक बोलो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग में कौन सा? वाटर पाइप्स इन कोल्डर कंट्रीज हो गया, एनॉर्मस एक्सपेंशन। वाटर टैंक स्टार्ट्स फ्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस, एनॉर्मस एक्सपेंशन। फिशेस, एनॉर्मस एक्सपेंशन। सर क्यों सर? यहाँ पे बॉटम में लिखे है, बॉटम में लिखे, तो बॉटम में तो 4 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा। नॉट फ्रॉम द बॉटम, अ होलो ग्लास। फ्रॉम सरफेस तो लिखा ही है, सरफेस तो नीचे वाला के ऊपर वाला। सरफेस ऊपर वाला। रीना, समझ आ गया, समझ आ पानी गया। का सरफेस कौन सा होता है बच्चे? ऊपर वाला या नीचे वाला? ठीक है, समझ आ गया। A hollow glass sphere which floats with entire volume submerged in water sinks when water is heated above 4 degree। वो एक hollow sphere है, वो फ्लोट कर रहा है पानी में 4 डिग्री पे। पानी को गर्म करते हो वो डूब जाता है, क्यों? क्योंकि अब थ्रस्ट डेंसिटी कम हो जाती है। Density कम, अब अब थ्रस्ट thrust कम, कम, तो इसलिए डूब जाता है। अब तो इसका स्टार्ट डेंसिटी अब thrust का फॉर्मूला V rho G
4 डिग्री पे हीट करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। A glass bottle completely filled with water tightly closed at room temperature is likely to burst when kept in a freezer. Anomalous expansion. सर लिक्विड प्रेशर लिख सकते हैं सर ये होप्स एक्सपेरिमेंट है डी का फर्स्ट वाला Okay, सुनो एनर्जी फ्लो एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सुनो बच्चे ध्यान से। जितना भी हमारी सिस्टम में आप ये लगा लो पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो सब क्या है? कांस्टेंट है। एक बेसिकली देखा जाए तो जो एनर्जी सिस्टम बना है वो किससे बना है? सूरज से। क्योंकि इवन जो अपने फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलते हैं ना धरती से, पेट्रोलियम, कोल है, वो भी कभी कोई जिंदा चीजें थी उनके हैं, है ना। जैसे जो भी प्लांट्स एनिमल्स डिके होते गए, हजारों साल बाद वो क्या बना लेंगे? तुम्हारे फॉसिल फ्यूल्स बना लेंगे, फॉसिल फ्यूल्स बना लेंगे। ठीक है बच्चे, इसका मतलब प्लांट आपकी धरती पे सबसे पहला सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट। और उसका कौन सा प्रोसेस? Photosynthesis. So who are producers? Plants. Which perform photosynthesis. And rest all of us are what? कंज्यूमर्स Rest all of us are what? Consumers. चाहे हम कार्निवोर्स हैं चाहे हम ओमनिवोर्स। ओके, जसवंत आज एक शेर को प्लांट से क्या लेना देना यार? शेर है, उसे तो एनिमल्स को खाना है, उसके लिए प्लांट ना भी हो तो काम चल जाएगा उसके लिए। चुप। हाँ जी, चल जाएगा ना। शेर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। चलो ऑक्सीजन भी हो गई, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए प्लांट चाहिए शेर को। हजरत हसरत का कहने का एग्जाम मतलब है कि अगर वो डियर को खा रहे हैं तो डियर को प्लांट चाहिए, इसलिए शेर को प्लांट इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. इसको क्या बोलते हो? एनर्जी फ्लो क्या बोलते हो? फूड चेन स्टार्ट्स विद producers and who are the producers? Who are the producers? ये सीरीज में सबसे पहले हमने सन लिखा है। ओ हो भाई, मैं कोई तुम्हें वो थोड़ी कह रहा हूँ कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। Who are the producers? तो हर आपका खाना जो स्टार्ट होगा वो खाना कहाँ से स्टार्ट होगा? प्लांट्स। कहाँ से? प्लांट्स से। और एनर्जी सोर्स का पहला सोर्स कौन है? सन से प्लांट्स, प्लांट से एनिमल्स या हम लोग जो भी है। और हम दोबारा किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, जहाँ से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? एनर्जी। ओके, 2-3 चीजें हैं इस एनर्जी फ्लो सिस्टम में जो आपको ध्यान में रखनी है। एक होती है बच्चे बायोटेक और एक होती है बच्चे अबायोटेक। नॉन बायोटेक लेते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं तुम्हारे टीचर सही करेंगे, मेरे लिए तो दोनों ठीक। ओके, बायो, जहां वर्ड बायो आ जाता है बच्चे, है ना, उसका मतलब होता है लिविंग। क्या होता है उसका मतलब? लिविंग। ठीक है, ए बायोटेक मतलब नॉन लिविंग, तो लिविंग नहीं। ओके, ध्यान से मार्क कर लो बुक में। द यूनिट कंपोज्ड ऑफ बायोटेक कंपोनेंट, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स आएंगे। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। कंज्यूमर्स कौन है? हम लोग सारे एनिमल्स। और डीकंपोजर्स कौन है? डीकंपोजर्स। Consume carnivorous. डीकंपोजर्स। जब हम धरती में मिल जाते हैं डीकंपोजर्स कौन है? वो बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, फंजाइस, ये क्या है आपके? डीकंपोजर्स। क्या है ये आपके? डीकंपोजर्स। समझ आ गए? तो लिविंग है, प्लांट आर लिविंग। अर्नब, प्लांट लिविंग है? यस प्लांट लिविंग। अभिषेक, प्लांट लिविंग है या नहीं? देखो 9th स्टैंडर्ड में तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है तो बच्चे शेम हो। सीधा बोलो लिविंग है सर। क्या बोले जा रहे हो आप? ये बोल, प्लांट लिविंग है। आगे क्या बोलेगा? क्या बोले जा रहे हो सर? ये बोलो। हाँ, प्लांट आर लिविंग, एनिमल्स आर लिविंग, बैक्टीरिया एंड फंजाई दे आर लिविंग। Why? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया रिस्पायर, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। किस दुनिया में हो यार तुम लोग? पूरी एक किंगडम पढ़ दी उस पे और अब कह रहे हो नॉन लिविंग है। ओके, देन अबायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग नहीं है। जैसे रेन हो गई, है ना, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गई, ये सब। तो दैट इज लाइट, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये बायोटिक और एबायोटिक मिलके जो सिस्टम बनाते हैं उसको क्या बोलते हो? इकोसिस्टम। क्या बोलते हो? इकोसिस्टम।
जब इकोसिस्टम सर में अगर मतलब वहाँ पे डिफाइन इकोसिस्टम आ गया तो हम जियोग्राफी पर लिख सकते हैं। the components consisting the biotic and abiotic components इनके examples together they form a ecosystem. It is a बेटा खुद से क्यों खुद से क्यों सर नहीं कहा मैं हमने कहा तो यही लिखना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। energy needed for all biotic activities the existence of life animals हमें पता है हाँ जी ओके इकोसिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से होगी इकोसिस्टम की अब बताओ सन से किससे सन से ओके अगर हमारे पास सनलाइट ना हो बच्चे तो तुम ये लगा लो धरती विद इन डेज क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी है ना विद इन डेज भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ रात को Within seconds. प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं बनाते तो वो टाइम बहुत है उसके लिए वो 8-10 घंटे 15 घंटे 12 घंटे जितनी की भी रात होती है वो बहुत है अगर पूरी धरती पे एकदम से क्या हो जाए बिल्कुल अंधेरा हो जाए सूरज ना हो फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो बच्चे हम सांस ही नहीं ले पाएंगे ऑक्सीजन की चांद की रोशनी तो होगी इतनी तो। उससे फोटोसिंथेसिस नहीं okay the energy received on earth from the sun is utilized in different ways nearly 50 to 60% of energy is absorbed by atmosphere nearly 10% is utilized in heating of water and only 8% falls on plant समझ आ गई चलो दोबारा धरती का 70% क्या है वाटर है ना तो 10% एनर्जी सूरज की किसमें काम हो जाती है पानी को गर्म करने में जरूरी है पानी को गर्म करना क्या बात कर रहे हो पानी को क्यों गर्म करना है कौन नहाता है मजा समझे पानी को गर्म करना जरूरी इसलिए क्योंकि प्लांट क्रॉप्स के लिए जरूरी है सबसे पहले। क्यों पानी को गर्म करके क्यों जरूरी है क्रॉप नहाएंगे उस पानी से पानी तो उसको ठंडा हुआ तो आइसबर्ग्स बन जाएंगे यार हद हो गई एक मतलब तो मतलब डिजीजेस ना हो जो उसमें चुप। नहीं मतलब सर, उसमें वो माइक्रो evaporate ऑर्गेनिजम्स होगा वगैरह ओ भाई सुनो कोई इवेपोरेट होगा उससे। बारिश नहीं करवानी बारिश क्यों करवानी है? अच्छा जिंदा कैसे रहेंगे बारिश क्यों फिर गाना करवानी कैसे गाएंगे टिक टिक समझ आ गया समझ आ गया सही है वो भी नहीं जो चकदुम गाना भी नहीं होगा ना ध्यान से सुनो पानी जितने ओशंस तुम्हारे बच्चे वार्म अप होंगे उसी से ही काम चलेगा समझ आ गई ओके प्लांट्स को क्यों चाहिए सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस तो 8% और 10% 50 से 60% हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है इसे एब्जॉर्ब कर लेता है ये भी अच्छी चीज है ताकि धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहता है अगर हमारा एटमॉस्फेयर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता सूरज की एनर्जी को तो रात को धरती का टेम्परेचर हो जाता -40 डिग्री सेल्सियस ये पूरे दिन में हवा ने जो हीट एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से धरती का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता ओके ध्यान से बच्चे ये ना पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है सारा इसलिए मैं वो वर्ड टू वर्ड जा रहा हूँ ठीक है ओके out of absorbed energy plant use only 0.2% in photosynthesis for producing their food they are called producers बच्चे सूरज की एनर्जी का कितना परसेंट प्लांट यूज कर रहा है 0.02% सर सूरज की नहीं जितनी उसने एब्जॉर्ब की मतलब 8% एब्जॉर्ब की 8% का भी 0.02% तो जो मैं कह रहा हूं उससे तो कहीं कम हो गया अभी भी यस समझ आ गई मतलब सूरज ने दी 100 जूल्स प्लांट ने एब्जॉर्ब की मान लो 8 जूल्स कितनी 8 जूल्स उस 8 जूल में भी 0.02% सिर्फ प्लांट क्या कर रहा है यूज कर रहा है मतलब शायद कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाए नियरली सिर्फ इतनी एनर्जी एक प्लांट यूज करता है क्या करने के लिए खाना बनाने के लिए अब इसमें से भी सिर्फ कुछ पार्ट किसको मिलेगा कंज्यूमर को बाकी पार्ट कहां रहेगा प्लांट के खुद के पास ग्रोथ में ये सुनो वो प्लांट वो कंज्यूमर सारा प्लांट खा ही लेगा तो उसके पास सारी एनर्जी आ जाएगी। सुनो आपके पास 100 जूल प्लांट के अंदर एनर्जी है ठीक है आप प्लांट को बार बार क्या करते जा रहे हैं हम रीयूज करते जा रहे हैं चलो पूरा प्लांट खाओ वो अलग चीज है बट ऐसे तो कुछ नहीं होता है ना आप फ्रूट्स खा लेते हो पत्ते अगर खा लेते हो जड़ें छोड़ देते हो प्लांट का कुछ हिस्सा रह जाता है ध्यान से सुनना इसका कुछ पार्ट जाएगा कंज्यूमर को चला गया बाकी पार्ट किसके पास रहेगा प्लांट के खुद के पास जो जब डिकम्पोज होगा तो वापस किसमें मिक्स हो जाएगा बच्चे इकोसिस्टम किसमें मिक्स हो जाएगा इकोसिस्टम में मान लो 60 जूल चला गया किसके पास कंज्यूमर के पास
तो 40 जूल जो है वो किस में चला जाएगा, आपका इकोसिस्टम में, या प्लांट अपने पास रखेगा उसको। जब डीकंपोज होगा तब ये 40 जूल क्या करेंगे, टूट के वापस इसमें मिक्स हो जाएंगे इकोसिस्टम में। तो एक तरह से जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट रहता है। सूरज एनर्जी दिए जा रहा है, उस एनर्जी को हम क्या करे जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, सूरज की टोटल एनर्जी का 1% भी यूज नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो अगर सारा सोलर सेल्स और ये सब हो जाए तो अपने को जरूरत ही ना पड़े किसी और फॉसिल फ्यूल पे। हमें सबसे बेस्ट हमारा सोर्स क्या हो एनर्जी का, सोलर एनर्जी। ठीक है। फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, सोलर कितने एनर्जी प्राप्त करते हैं सन की? वो तो डिपेंड करता है ना कितने वॉट क्या बचे। सन एनर्जी कैसे बनाते हैं? सन में बच्चे प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज होके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सन पे हाइड्रोजन कैसे वो आता है? है पहले से। और जो सूरज है बच्चे, उस पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है उसको धरती पे ट्राई किया जा रहा है। अगर वो न्यूक्लियर फ्यूजन धरती पे पॉसिबल तो हुआ है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए 1 लाख केल्विन। ऐसे मटेरियल नहीं बन पा रहे जो 1 लाख केल्विन पे पिघले ना। अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो आप ये लगा लो हमारी एनर्जी का जो प्रॉब्लम है वो पूरी उम्र के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है और जो ये फ्यूजन और फ्यूजन दो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जो भी स्टार्स एंड ऑल है उनकी एनर्जी। इन इकोसिस्टम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूसर्स, हमने किया था ना सम बैक्टीरियाज है ना। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स इज यूटिलाइज्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर। समझ रहे हो, पहला जो प्रोड्यूसर है उसे कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, ऐसे जितनी मर्जी लंबी चेन हो सकती है। और लास्ट में ह्यूमंस में बी द लास्ट कंज्यूमर, ह्यूमंस में बी द लास्ट कंज्यूमर इन दिस चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हेन दे ईट फिश। द सिंपल फूड चेन इज शोन बिलो। देखो बच्चे, ज्यादातर आपकी जो फूड चेन है वो जो स्ट्रॉन्ग एनिमल है या स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है वहां पे एंड हो जाता है। जैसे टाइगर पे टाइगर वाली फूड चेन एंड हो जाती है ना। किसी के मेरे को नहीं लगता कोई शौक हो के भी शेर का शिकार करके उसे खाए, है ना। हमारा भी कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारा शिकार करके कोई हमें खाए। हाँ ठीक है, जानवर है जैसे अगर जंगल में घूम रहे हैं हम तो वो अलग चीज है। जनरली फूड चेन हमसे या फिर बड़े ओमनीवोरस से क्या हो जाती है, बस। ओके, मरने के बाद क्या हुआ फिर, मिट्टी में डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज। एनर्जी फ्लो 6.7 फिगर शोज अ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। ये मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, मैं करवाऊंगा तुम्हें सारा याद। जैसे सर ये मतलब होता है कि फूड चेन वापस प्लांट पे नहीं आती, पर ये आ तो सकती है। ह्यूमन डीकंपोज हो गया, हाँ वो प्लांट को मिलता है, लेकिन वो है ना कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, वो चेन बनी। बुक में भी कहीं लिखा है कि वो मतलब नहीं आ सकती वापस। वो बच्चे उस फॉर्म में नहीं आ सकते ना, प्लांट उसको किसी फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं करते। जैसे हम डायरेक्ट फिश खाएंगे, फिश डायरेक्ट ट्रीज खाएंगे, है ना, जो भी छोटे पार्टिकल्स है वो डायरेक्ट प्लांट खाएंगे, है ना। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हम चेंज हो गए, डीकंपोज हो गए, डीकंपोज के बाद वो मैन्युअल प्लांट को मिलेगा, वो मैन्युअल फॉर्म अलग चीज है। और कुछ वो सिस्टम इकोसिस्टम में रिलीज हो जाएगा, जैसे CO2 रिलीज हो गई। हाँ जी, देख के ठीक है बोलिए, तो देख नहीं रहा सुना स्पेशल बच्चे भी हमारा ही पार्ट है, इनको थोड़ा सा आप ठीक रखेंगे तो इनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी, है ना। 6.7 shows the energy flow in the ecosystem. The producers synthesize organic substance by process of photosynthesis. अब ध्यान से मार्क करो इसको। The chemical energy so stored in plant is called gross primary production. Is called gross primary production. The producers themselves first use the organic substance in the process of respiration, in which some energy is used for oxidation. The rest of the energy is called net primary production. ध्यान से सुन लो, जो भी केमिकल एनर्जी प्लांट के अंदर स्टोर है ना, उसको प्लांट यूज कर ले और उसके बाद जो एनर्जी बचे वो है नेट ग्रॉस प्रोडक्शन। क्या है वो? नेट ग्रॉस प्रोडक्शन। ओके, आपके मम्मा घर के लिए 15 रोटियां बनाते हैं, है ना,
मान लो आप घर में अपनी मम्मी को इंक्लूड करके 5 मेंबर हो, ठीक है? आप कितने मेंबर हो? 5 मेंबर हो। आपके मम्मा 15 रोटियां बनाते हैं। आप लोगों के लिए कितनी रोटियां अवेलेबल तीन। होंगी? आप सब लोगों के लिए 15 मम्मा को छोड़ के 12 12 14 13 11। क्यों? क्योंकि कुछ उस रोटी का कुछ पार्ट नहीं ना, कितनी बेहुदा। वो कह रहे 3 खा जाते तेरे मुंह, मेरे तो 2 खाते। भाई और कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास डिस्कशन के लिए? छूट गया था ओके, हद है। क्या है बताओ, हमारे को ये बात मतलब जो भी प्रोड्यूस करता है वो अपने लिए हमेशा क्या करेगा? क्या करेगा? घर वाले 100 रुपए देते हैं तुम्हें, 100 रुपए का सामान ले आओ, कितने की कुंडी लगती है उसमें से? 10 रुपए 20 रुपए की, है ना? 50 रुपए की। भाई मम्मा ये इतना महंगा आ गया, ये ऐसे आ गया, ये वो आ गया, पॉकेट में पैसे होते। तो ये सब प्लांट भी करता है। सुन लो कनिका जी, सन की जितनी भी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं प्लांट में ग्रॉस प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रोडक्शन। प्लांट जब यूज कर ले उसके बाद जो बचती है उसको क्या बोलते हैं? नेट ग्रॉस प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? नेट ग्रॉस प्रोडक्शन। तो हमारे लिए सिर्फ क्या है? ग्रॉस प्रोडक्शन या नेट ग्रॉस प्रोडक्शन? नेट ग्रॉस प्रोडक्शन, क्योंकि दूसरी प्लांट में यूज कर रही है। सुन लो ध्यान से। हाँ जी, क्या यूज करेंगे? एनर्जी है ना, वेरियस प्रोसेसेस है, फ्लावर्स बनाने हैं, फ्रूट्स बनाने हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट द प्राइमरी कंज्यूमर्स, डायग्राम के नीचे। नेक्स्ट द प्राइमरी कंज्यूमर्स। सर ऐसे लिख के देना, भूल जाती है रोज। सर पैसे नहीं दे रहे। भूल जाते हैं। तू ले लो बस, कल मैं देखो लिख के दे। The primary consumers obtain their food from producers, so they obtain only a part of energy from producers. The rest is wasted in decay of producers. अच्छा, एक प्लांट है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल। बच्चे देखो, ये टेबल याद नहीं होगा, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ। सबसे पहले प्लांट ने खुद अपने लिए यूज कर ली, उसके बाद उस प्लांट की पूरी एनर्जी कंज्यूमर के पास जाएगी या कुछ पार्ट? क्योंकि बाकी जो है वो प्लांट में क्या हो जाएगा? डिकम्पोज करने में प्लांट क्या करेगा? यूज करेगा। ध्यान से सुन लो दोबारा रतेंद्र जी। द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर, सो दे ऑब्टेन ओनली पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड रेस्ट इज वेस्टेड. A small part of energy obtained by primary consumer is utilized, which they perform metabolic process, and the remaining part is stored in them as food. प्लांट से जो हम लेंगे एनर्जी, वो कुछ तो हमारी बॉडी में यूज हो जाएगी, बाकी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी बच्चे? क्या हो जाएगी हमारी बॉडी में? स्टोर। एटीपी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी की फॉर्म में। ओके, फिर उसको जो खाएगा वो भी उस एनर्जी का कुछ पार्ट खाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगी? वेस्ट। उसको जो खाएगा वो भी क्या खाएगा? कुछ पार्ट, उसके बाद वो क्या होती रहेगी? सर शेर है, वो गाय को खा रहा है, वो गाय को सारा खाएगा, तो फिर एनर्जी उस पर कैसे? बेटा ऐसे नहीं है ना, उसके खुद के प्रोसेस के लिए जो एनर्जी वेस्ट होगी वो तो हो ही गई ना। गाय ने वो 100 जूल से गाय के पास, चलो शेर ने बोटी बोटी खा ली, कुछ नहीं छोड़ा गाय ने, है ना? खून वगैरह अपा वो कह रहे हैं बिल्कुल चट कर गया, वो खत्म कर गया, तो वो मैक्सिमम उसकी एनर्जी क्या कर ली उसने? यूज। हड्डियां तो बची होती हैं। जो भी बची हो वो कह रहे हैं कुछ नहीं। उसने तो चलो बच्चे, ये है ना एनर्जी फ्लो चार्ट जो है ये मैं तुम्हें करवाऊंगा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स 6.8 आर्टिकल देखो। कितना टाइम हुआ? 45 हो गया, टाइम हो गया। कल ये रह गया एप्लीकेशन। होमवर्क सुनो, होमवर्क सुन लो। टेस्ट होगा इसका? नहीं, और ये सीरियस होमवर्क है, ये नहीं अभी सर ने दे दिया तो नहीं कर रहे हैं। पेज नंबर 149, पेज नंबर 150 और पेज नंबर 151 ये रीड करके आओगे आप। हाँ, ये तीनों पेजेस रीड करके आओगे। मैं ये पेजेस नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ कल तुम्हारे डाउट्स लूंगा इन 3 पेजेस में। पेज नंबर 149, 150 एंड 151 ये सिर्फ रीड करके आना है। 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इससे।